28 फरवरी को जंग शुरू हुई और आज 23 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की संसद में एक संबोधन किया जिसमें उन्होंने देश को उनके क्या विचार हैं और सरकार क्या कर रही है ये बताना चाहा। तमाम बातें बोली, अलग अलग स्तर पर बोली। हिंदुस्तानी जो वहां फंसे हुए हैं उनके लिए बोले, जो वहां से आ गए हैं उनके लिए बोले, हमारी एनर्जी नीड्स की प्रायोरिटाइजेशन पर बोले, एलपीजी पर बोले, सीएनजी पर बोले, पेट्रोल और डीजल और क्रूड ऑयल पर बोले, इसके साथ साथ कूटनीति पर भी बोले। लेकिन इस पूरी स्पीच में प्रधानमंत्री ने वो 5 बातें ऐसी क्या थीं जो नहीं बोली, उसका उल्लेख आज हम इस वीडियो में करेंगे और वो भी इशारों इशारों में। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। आपको बताएंगे वो 5 बातें ऐसी क्या हैं जो प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए या उन्होंने एड्रेस नहीं किया। सबसे पहली बात उन्होंने बोला क्या? उन्होंने कहा कि 2 राउंड का संवाद मेरा खाड़ी देशों के नेताओं से हो चुका है और जो प्रभावित देश हैं, शब्द का जो प्रयोग किया था वो था प्रभावित देश के नेताओं से मैंने ये 2 राउंड की वार्ता फोन पर की है और हिंदुस्तानी जो हैं वहां पर उनके सुरक्षार्थ जो जो कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं। मिशंस जो हमारे हैं वो लगातार एडवाइजरी दे रहे हैं। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। फिर वो कहते हैं 3 लाख हिंदुस्तानी सेफली रिटर्न कर चुके हैं, 1000 से ज़्यादा तो ईरान से हिंदुस्तान लौट आए हैं। फिर वो कहते हैं कि खाड़ी देशों में जो भारतीय स्कूल हैं उसमें सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जाम होने थे वो अभी फिलहाल कैंसिल किए गए हैं, बाद में उनको सुधारा जाएगा। क्रूड ऑयल और गैस और फर्टिलाइजर ये सब हॉर्मूज से आता है। हॉर्मूज में जो ट्रैफिक है वो बहुत बड़ी चुनौती है। पेट्रोल, डीजल, गैस, पूरा प्रयास किया जा रहा है कि उसका असर जितना कम हिंदुस्तान में पड़े उतना हो। 60% एलपीजी आयात की जाती है यानी कि इंपोर्ट की जाती है। एलपीजी का लोकल उत्पाद यानी कि हिंदुस्तान में ही उसका उत्पादन हो, प्रोडक्शन हो, ये सरकार की प्राथमिकता है। पेट्रोल डीजल उपलब्ध रहे, एनर्जी सिक्योरिटी हमको मिले, उसके लिए उनका ये कहना है कि लगातार सरकार ने ये प्रयास किया है कि हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं वो किसी एक देश पर हम निर्भर ना रहें या एक तरीके के देश पर निर्भर ना रहें, उसमें एक डाइवर्सिफिकेशन हो, अलग अलग देशों से हम अपनी आपूर्ति करें। जैसे तेल अगर ले रहे हैं तो कई देशों से लें ताकि एक जगह अगर प्रभावित भी हो तो दूसरे से तो सप्लाई आती रहे। उनका यह कहना है कि पिछले 1 दशक में कहाँ 27 देशों से हम अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करते थे, अब वो 41 हो गया है, 41 हो गया है। क्रूड ऑयल के रिजर्व्स उनका कहना है 53 लाख मेट्रिक टन रिजर्व को बढ़ा करके 65 लाख करने की बात है। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो रिजर्व्स हैं उसके अलावा की बात की जा रही है। इसके अलावा रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। हिंदुस्तान में और देशों से लगातार संपर्क में है। ऑयल एंड गैस जहां से भी उपलब्ध हो उसको मुहैया कराने के लिए ताकि हमारे लोगों की आपूर्ति होती रहे। इसके अलावा इंटरनेशनल पार्टनर्स से लगातार बात हो रही है ताकि बहुत सारी जो शिप्स हैं वो हॉर्मुज से निकल सकें। उनका ये भी कहना है कि एक जो सबसे बड़ी चीज़ हुई और ये ज़रा विवादास्पद बात हो सकती है, वो कहते हैं कि 10 से 11 पिछले साल में हम लोगों ने अपनी कच्चे तेल की जो आयात है उसको बहुत हद तक कम किया है, 4.5 लाख मेट्रिक टन कम कर दिया है, क्योंकि अब हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं। तो इतनी हमारी निर्भरता तेल पर कम हो गई है, जो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा रेलवे 180 करोड़ लीटर डीजल की खपत करता था अगर वो डीजल पर ही चलता रहता, लेकिन तेजी से उसके इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण की वजह से ये स्थिति अब उत्पन्न नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन और मेट्रो जहां जहां जाल फैल रहा है सब इलेक्ट्रिक ही होती हैं। ईवी बसेस, ऑल्टरनेट फ्यूल हिंदुस्तान को आगे लेकर के जाएगा। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में हमें अपनी एनर्जी नीड्स के बारे में सोचना है। फिर कहते हैं कि एग्रीकल्चर, किसान को बचाना बहुत बड़ी प्राथमिकता है। यूरिया के हमने लोकल प्लांट्स बनाए हैं, प्लस आपूर्ति अलग अलग से यूरिया की जो विदेश से होनी है उसमें भी हमने डाइवर्सिफिकेशन किया है, किसी एक देश पर हम लोग निर्भर ना हो। इलेक्ट्रिक पंप लगाई हैं ताकि डीजल पर किसान निर्भर ना हो। ये सब बात करते करते फिर रिन्यूएबल एनर्जी पुश, उनका ये कहना है कि पिछले 10 साल में, 1 दशक में हमारी रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और 11 साल में सोलर पावर कैपेसिटी 3 गीगावाट से 140 गीगावाट हो गई है रूफटॉप सोलर प्लांट्स की वजह से। फिर आते हैं वो एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति, जिसमें वो कहते हैं कि हमने अपनी पोजीशन बहुत स्पष्ट रूप से दुनिया को बता दी है कि संवाद से और कूटनीति से ही
समाधान निकलेगा। इसके अलावा हमने सबसे ये गुजारिश की है कि आप शांति बनाए रखें। एनर्जी ट्रांसपोर्ट और हॉर्मूज पर पकड़ और शिप्स पर हमला ये नॉन एक्सेप्टेबल है, अस्वीकारनीय है। हमको शिप पर हमला नहीं होना चाहिए, हम इंसानियत के पक्ष में हैं। ये सब तमाम उन्होंने बात बोली। फिर उन्होंने बोला कि तमाम लोग फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, कालाबाजारी करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे वक्त में लोगों को हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि कोई कालाबाजारी ना करे और ब्लैक मार्केटिंग ना करे और होर्डिंग ना करे, जमाखोरी ना करे। ये तो वो हो गई चीजें जो उन्होंने बोली हैं। 5 ऐसे सवाल अब प्रधानमंत्री और सरकार से इस कार्यक्रम के माध्यम से, जहां उन्होंने अभी भी अपनी स्पीच के बावजूद स्पष्टीकरण नहीं दिया। इन सवालों के जवाब की उम्मीद थी इस पूरे देश को, क्योंकि यह भी 28 फरवरी के बाद से हुआ है। सवाल नंबर 1, प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों हुआ कि हमारे देश ने हफ्ते से ज्यादा ले लिया, 1 हफ्ते से ज्यादा, 28 फरवरी को हमला हुआ था और उसके बाद हमारी सरकार की तरफ से पहला आधिकारिक खंडन या सांत्वना वो तब आई जब फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री दिल्ली में आयतुल्ला अली खमेनी की मौत के बाद जब एक शोक संदेश का रजिस्टर लगा तो वहां पर उस रजिस्टर में संदेश लिखने गए। यह पहली बार था जब एक पूरा हफ्ता बीत जाने के बाद हिंदुस्तान ने शोक प्रकट किया। तो इतने समय तक हिंदुस्तान चुप क्यों था, हिंदुस्तान की सरकार चुप क्यों थी? ये एक पहला सवाल था। उसका इस कूटनीति वाले जो उनका पैराग्राफ था उसमें कहीं उन्होंने इस बात का उल्लेख ही नहीं किया। दूसरा सवाल, इस स्पीच में भी ईरान पर जो हमला हो रहा है उसका कोई उल्लेख नहीं। इजराइल और यूएस जो कर रहे हैं उस पर कोई नहीं। वो बात ऐसी बोल दी गई है कि संवाद से ही हल निकलेगा, लेकिन डायरेक्टली ये नहीं बोला, क्योंकि पहला अटैक तो यूएस ने किया था। टमाहॉक मिसाइल से यूएस ने ईरान के एक स्कूल पर हमला किया था जिसमें 170 लोग मारे गए, जिसमें करीब 110 बच्चियां बताई जाती हैं स्कूल की। इसका खंडन, ना ही इसका उल्लेख प्रधानमंत्री की स्पीच में रहा और ना ही सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट आया है। यह बात रह गई। सवाल नंबर 3, नो मेंशन ऑफ हाउ यूएस इंसल्टेड इंडिया। 28 फरवरी से लेकर के अब तक यूनाइटेड स्टेट्स कई बार हिंदुस्तान को जलील कर चुका है। जलील नंबर 1, बेइज्जती नंबर 1, आपके इंडियन ओशन के स्ट्रेटेजिक वाटर्स में आकर के उन्होंने अपनी सबमरीन से उड़ा दिया एक फ्रिगेट को, ईरान की आयरिस देना, जो कि आपके कहने पर हिंदुस्तान आई थी विशाखापट्टनम में एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने। दूसरा, आप अलाउ कर रहे हैं हिंदुस्तान को कि हम अलाउ करते हैं, जाओ तेल ले लो रशिया से। आप कौन होते हैं अलाउ करने वाले? इस बात पर भी कोई चीज नहीं बोली प्रधानमंत्री ने। और तीसरा, आपके डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहां आकर के कहते हैं कि हम वो ट्रेड डील में वो वाली गलती नहीं करेंगे जो हमने चीन के साथ की, यहां नहीं बिठाएंगे। यानी कि आपको सेकंड क्लास ट्रीटमेंट यूएस दे रहा है। आपकी धरती पर आकर के ये जो रायसीना डायलॉग है उसमें बोल जा रहा है और हमारी तरफ से उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। तो इसका भी उल्लेख प्रधानमंत्री की स्पीच में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, आपने स्पेसिफिक मेंशन किया कि शिप्स पर हमला हुआ है, जो कि जाहिर सी बात है ईरान कर रहा है। हॉर्मूज पर पकड़ जो ब्लॉकेड है वो भी ईरान कर रहा है। इस सब चीज को अस्वीकारनीय कहा है कि नॉन एक्सेप्टेबल है ये हमको। लेकिन यूएस, इजराइल, ईरान के जो ऑयल रिजर्व्स पर हमला किया, ईरान में जो लगातार हमला करता चला जा रहा है, उसके लिए कुछ भी नहीं बोला, ना इस स्पीच में ना इस स्पीच से पहले। 28 फरवरी से लेकर के अब तक हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। अगर हमारी रणनीति ये है कि हम किसी के भी पक्षधर नहीं हैं, हमको हमारे इंटरेस्ट सर्वप्रिय हैं, तो फिर अगर हम एक चीज का खंडन कर रहे हैं कि किस तरीके से हॉर्मूज ब्लॉक्ड है, तो हॉर्मूज ब्लॉक्ड किन कारणों से है उस पर हमने तो कोई बयान दिया ही नहीं और ना ही स्पीच में वो बयान आया था। और पॉइंट नंबर 5, अगर एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम 21 देश से नहीं, हम 40 प्लस देशों से अब कोशिश कर रहे हैं, 27 देश से नहीं 41 देश से अब हम अपनी एनर्जी नीड्स पूरी कर रहे हैं। इसी स्पीच में प्रधानमंत्री ने यह साफ साफ बताया कि 60% हमारी एलपीजी की आपूर्ति आयात पर होती है और इससे पहले
तमाम सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि उस 60% आयात में भी 90% एलपीजी इसी हॉर्मूज से आती है। तो फिर क्या डाइवर्सिफिकेशन हुआ? हमने क्या डाइवर्सिफाई किया है? 60% अगर कोई चीज आप इंपोर्ट कर रहे हैं जिसमें से 90% उस 60% का हॉर्मूज से आ रहा है, तो ये तो कोई बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ नहीं। इसके बारे में प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया नहीं। ये बात सच है कि हम डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और अगर ऐसा था तो फिर किस दबाव में आकर के अच्छा खासा जब हमने रूस से तेल, सस्ता तेल लेना शुरू कर दिया था, हमने वो बंद क्यों कर दिया? हम पर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि हमको वो तेल रूस से बंद करके और दूसरी जगह से कमिट करना पड़ा, अमेरिका को कमिट करना पड़ा, अलग अलग और जो अमेरिका के सहयोगी हैं उनसे कमिट करना पड़ा? ये क्या मजबूरी थी? इसका भी उल्लेख प्रधानमंत्री की स्पीच में नहीं था। तो ये 5 सवाल हैं जिनके अगर जवाब मिल जाएं तो बहुत अच्छा है। ट्रोलिंग तो मिलेगी तो कोई बात नहीं, वो सराखों पर, लेकिन सवाल तो पूछने हैं, क्योंकि सवाल पूछना एक अच्छी आदत है। फिलहाल इजाजत दीजिए इशारों इशारों में, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।